देख लो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने ना। इसके बाद देख लो नाभिक की संरचना में हम सबसे पहले 3 चीज़ इसमें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे नाभिक का जो आकार है, पहले पढ़ेंगे नाभिक का आकार, ठीक है। नाभिक का आकार, 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। नाभिक का आकार पढ़ेंगे, छोटी छोटी टॉपिक हैं। वैसे इस चैप्टर से 2 ही 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। नाभिक की संलयन और विखंडन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये आसान टॉपिक है। जैसे कुछ फिजिक्स में आसान भी रखे जाते हैं। नाभिक का आकार आ जाओ। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? सामान्यतः अस्थाई कण कौन होते हैं नाभिक में? देखो नाभिक में बहुत कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा नाभिक है इसमें अस्थाई तौर पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है इसमें? इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीज़ें यहाँ हमेशा रहती है इसमें। इसके अलावा मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, करीब करीब हमारे पास 6 से 7 अस्थाई कण हैं। कौन से कण हैं? अस्थाई कण। अस्थाई कण का मतलब होता है जो कभी रहेंगे कभी नहीं, वो विशेष स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः हम गणना कर देते हैं तो उनका नाम या उनकी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि ये हमेशा पाए जाने वाले नहीं। तो नाभिक में 2 कण हमेशा, या न्यूक्लियस में 2 कण हमेशा पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? यही धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? उदासीन होता है। इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों का पूरा द्रव्यमान जब मिलाएंगे उसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं उसको? द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक तौर पर अगर इकट्ठा लिया जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं इसे? इसे न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम कह दें कि किसी नाभिक में कितने न्यूक्लियन है, न्यूक्लियनों की संख्या पूछी जाए तो न्यूक्लियनों की संख्या में प्रोटॉन भी लिया जाएगा और न्यूट्रॉन भी, यानी दोनों को मिश्रित रूप में या मिला हुए रूप में क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहते हैं ना कि बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन कई जा रहे हैं उसमें मिक्स हो गए तो बच्चे जा रहे हैं, हो गया। बात में नहीं आ रही? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर हमारा न्यूक्लियन शब्द आ गया तो न्यूक्लियन किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। यानी एक साथ दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हो गया न्यूक्लियन संख्या। अब आ जाओ, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके जो कुल द्रव्यमान होता है उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं है? द्रव्यमान संख्या A कहा जाता है, P+N। ये क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान संख्या। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जो पूरा टोटल इनको मिला के जो द्रव्यमान हमारा होगा, ठीक है। और इनकी केवल संख्याओं को द्रव्यमान मिला, मान लो द्रव्यमान ले रहे हो तब तो द्रव्यमान संख्या हो गया, और केवल इनकी संख्या को मिला के ले रहे हो तो उसे कहोगे न्यूक्लियनों की संख्या। अब सिंपल सी बात आ जाओ, नाभिक का जो आकार है, नाभिक का जो आकार है, मान लिया अगर किसी नाभिक का आकार, हमारा फिगर इसमें नहीं बनाना है, मान लिया अगर नाभिक का आकार में, नाभिक हमारा गोली होता है लगभग, मान लिया इसकी त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R। क्या होगी इसकी त्रिज्या? कैपिटल R। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 πr क्यूब होता है। तो इसका जो आयतन होगा ये किस पे निर्भर करेगा? इसके अंदर जो द्रव्यमान संख्या हमारी है प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों को मिलाकर जो द्रव्यमान है उसी पे निर्भर करता है। समझ में आ रही है? अगर मान लो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कम है तो आकार छोटा होगा, इनकी संख्या अधिक है तो आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो सिंपल सा याद रखो, किसी नाभिक का आकार या नाभिक का आयतन कह लो, किसी नाभिक का आयतन, नाभिक का जो आयतन है वह किसके अनुपाती होता है? वह होता है द्रव्यमान संख्या के अनुपाती होता है। द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? अनुपाती होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अनुपाती होता है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हमारा आयतन हो गया, है ना। हम जब हमारे पास जब प्रोपोर्शनल का मैटर होता है अनुपाती का, तो वहाँ कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। बात में आ रही है? जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब हमें मतलब होता है नियतांक से। अगर प्रोपोर्शनल लगा तो नियतांक का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि r³ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? A हो गया, ठीक है। दोनों पक्षों का हम घनमूल कर लेंगे। घनमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/3। वर्गमूल, वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2। वर्गमूल मतलब होता है पावर 1/2। ऐसे ही घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। और घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। अगर दोनों पक्षों का घनमूल कर देंगे तो इसकी पावर जब 1/3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, केवल r बचेगा, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3।
यानी यहाँ पे जो हमारा इसका आकार है, इसकी जो त्रिज्या है, वह ए की पावर क्या हो गया, 1/3 के क्या हो गया, अनुकमान पाती हो गया। द्रव्यमान संख्या के घनमूल के क्या हो गया, अनुकमान पाती हो गया। तो किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह द्रव्यमान संख्या के घनमूल की क्या होती है, अनुकमान पाती होती है। समझ गया? इसको हटाओगे, सभी को पता है यहाँ नियतांक आता है, यहाँ जो नियतांक आता है उसको R0 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? R0 से दिखाया जाता है। ठीक है, अब R0 जो नियतांक है, यहाँ पे जैसे सभी में लिखते हो वैसे यहाँ भी लिखोगे। तो यहाँ जो R0 है, जहाँ R0, इसको नाभिक के लिए, देखो नाभिक एक जटिल है और बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, तो इसको नाभिक के लिए हम लोग आनुभविक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाभिक के लिए आनुभविक नियतांक कहते हैं। आनुभविक नियतांक कहते हैं इसको। ठीक है, आनुभविक नियतांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है, जिसका मान 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर है। सबसे छोटी दूरी मापने का क्या होता है हमारा? 10⁻⁻15 मीटर को हम लिखते हैं 1 फर्मी। क्या लिखते हैं? 1 फर्मी। ये नाभिक के लिए बनाया गया है। तो यहाँ सुन लो सिंपल सा, जो हमारा नाभिक का आकार होगा, जो आयतन होगा, ठीक है, जैसे मान लो हम गेंद कोई बना रहे हो, मिट्टी का मान लो बना रहे हो, उसमें हमारे पास जितना ज़्यादा कण होगा उसका आकार उतना बड़ा होगा, उसमें कणों की संख्या कम होगी तो छोटा आकार होगा। ऐसे नाभिक है, नाभिक किससे मिलकर बनाता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। यह मिलकर किसका द्रव्यमान बनाते हैं? ये बनाते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो नाभिक की होती है वो किसके आधार पर बनती है? वो बनती है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या से। तो अगर द्रव्यमान संख्या अधिक है, इसका मतलब इनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात में आई? तो अगर हमारा द्रव्यमान संख्या अधिक है, इसका मतलब इसमें कणों की संख्या अधिक है, तो इसमें इसका आयतन क्या होगा? हमारा अधिक होगा। समझाई नहीं बात? तो सिंपल सा, किसी नाभिक का आयतन उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? अनुकमान पाती होता है। आयतन निकालेंगे कैसे? अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लें तो गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 πr³। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल के दौरान हम चाहें तो नियतांक को हटा सकते हैं। नियतांक का कोई मतलब होता ही नहीं है। नियतांक का मतलब कब होता है? जब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल किया जाता है तब। और जैसे ही इक्वल से प्रोपोर्शनल हो तो वहाँ नियतांक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है निर्भरता। प्रोपोर्शनल क्या बताता है? निर्भरता। यह इस पर निर्भर कर रहा है, तो नियतांक कभी किसी पे निर्भर नहीं करता। तो इसको गायब कर दो तो R³ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ पे अगर दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए? घनमूल कर दिया जाए तो पावर यहाँ से खत्म हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है R0 से दिखाते हैं, जिसको हम लोग नाभिक के लिए क्या कहते हैं? आनुभविक नियतांक कहते हैं। इसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, या वही कह लो 1.2 फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। ठीक है, फर्मी सबसे छोटा मात्रक है दूरी के लिए। 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। इसको F से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होगा, अब हमारा सूत्र ऐसे बन सकता है R = 1.2 A⁻1/3। यह किस में आएगा? ये आएगा फर्मी में। किस में आएगा? फर्मी में आएगा, FM में। और FM तो कोई अब सुनता ही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया नाभिक का आकार। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमारे पास जो विभिन्न, कोई भी पदार्थ उठाओ, विभिन्न पदार्थों में जो द्रव्यमान संख्या होती है क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है। हाइड्रोजन की 1 हो गई तो हीलियम की 4 हो गई। सबकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। तो जब द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग होगी तो वहाँ पे उसकी त्रिज्या अलग होगी, यानी उसका आकार सभी का क्या होता है? अलग अलग। तो सभी भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के नाभिकों का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे तो उसका A भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगर किसी का A समान हो गया तो वहाँ पे तब आकार भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्लियर। नाभिक का आकार किसके आधार पर निकाला गया है? अल्फा कण प्रकीर्णन। किसके आधार पर? अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर निकाला गया है, उसी के आधार पर निकला है। तो एक लाइन इसमें सिंपल सा लिख लो। अगर चाहो तो यहाँ जैसे जैसे हम बात करें, जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष के आधार पर। ठीक है, अरे तो ऐसे समझ लो। ये प्रयोग किसने किया था? हमने बताया था कि जो रदरफोर्ड थे, अलग अलग पदार्थों को रख के उन्होंने चेक किया था नाभिक के लिए। तो यहाँ सिंपल सा हम लिखेंगे नाभिक का आकार
उस पदार्थ के द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, अनुकमानुपाती होता है। हम सीधे लिखवाएंगे, लिखना चाहो अपने से बना के कभी तो लिख सकते हो। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पे क्या ज्ञात होता है कि किसी नाभिक का आकार उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, अनुकमानुपाती होता है। जब वो बड़े नाभिक वाला या बड़े विशाल द्रव्यमान नाभिक वाला जब वो पदार्थ रखते थे तो अल्फा कण ज़्यादा दूर से लौट जाता था, उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा शुरू हो जाता था या पहले से हो जाता था। इसका मतलब क्या है, उसका आकार बड़ा हो गया, क्योंकि नाभिक में तो प्रवेश कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसमें देख लो शेप, शेप ऑफ न्यूक्लियर, शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी हो जाएगा नाभिक की आकृति। ठीक है, नाभिक की आकृति देख लो, सिंपल सा। इसमें अपने से लिखना जो लिख सकते हो, तुमसे पूछा नहीं जाएगा। बस करो, इसमें सुन लो, नाभिक की जो आकृति होती है लगभग इसको गोली माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? गोली माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है इसको? गोली। उसका रीजन है, देखो गोली क्यों माना जाता है, क्योंकि अधिकांश हमारे जो नाभिक होते हैं उनका नाभिक का जो आकार होता है वो गोली ही होता है। लेकिन जब बहुत बड़े जब नाभिक का जब रूप बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा उसका अक्ष दीर्घ हो जाता है और वो हो जाता है दीर्घाक्ष, गोली लेता है, लेकिन रहता गोली है। ये जो विरूपण होता है बहुत ही कम होता है, जैसे सिंपली गोले का ही रूप होता है। लेकिन मान लो जब बहुत ज़्यादा विशाल होने लगता है तो बल लगने की वजह से यहाँ पर यहाँ जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों के बीच बल लगने के कारण, ठीक है, कौन सा बल लगता है? कूलाम बल लगने के कारण थोड़ा बहुत विकृति होती है, तो थोड़ा बहुत इनका दीर्घाक्ष एकाक्ष इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, बस इतना अंतर पड़ता है। लेकिन ये रहता गोली ही है। ठीक है, गोली होता है। जैसे मान लो गुलाब जामुन ज़्यादा बड़ी हो गई तो हाथ से उठाने पर क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्बैलेंस हो गई, पर रहेगी तो गोली ही ना। तो ये क्या होता है, सिंपल सा से गुलाब जामुन क्या है, सही उदाहरण नहीं था, पर मिठाई इसमें ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर मान लो पूरा जो है सिंपल सा हमारा गोली ही रहता है, लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर इसमें जब थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा तो हल्का फुल्का जैसे बूंद उठाओ, कभी जल के ऊपर ऐसे रखो तो छोटी छोटी बूंदें जो होती है गोल होती हैं। जब ज़्यादा बड़ी होने लगती है तो बदलने लगती है। लेकिन यहाँ पे नाभिक की जो शक्ति होती है, नाभिक की शक्ति, ये बहुत ज़्यादा, हमने बताया सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकी बल है। तो यहाँ पे नाभिकी बल इतना बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वो बहुत जरा सा दीर्घाक्ष गोली बना लेते हैं, एक अक्ष उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जरा सा। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम उसको गोली मानना ही छोड़ दें। ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको गोली ही माना जाता है। इसकी आकृति क्या ली जाती है, मानी नहीं, ली ही जाती है। इसकी आकृति क्या लेते हैं हम, गोली। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, गोली आयतन का सूत्र लिखा है। बात सुनने आ गई? हमारा जो नाभिक होता है इसमें कौन सा बल, इसमें नाभिकी बल इतना प्रबल होता है कि यह क्या करता है, इसको बांध के छोटे से छोटा पृष्ठ बना के रखता है। और पृष्ठ कैसा बनेगा, सबसे छोटा पृष्ठ कौन सा होता है, गोली पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ होता है, सबसे कम पृष्ठ होता है गोली पृष्ठ। ठीक है, अब जब जो बड़े वाले हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा आकार होने लगता है तो वो थोड़ा सा विचलित होते हैं, जिसकी वजह से दीर्घाक्ष गोली बनाते हैं। पर दीर्घाक्ष में मतलब समझ रहे हो, देखो ऐसे अक्ष बनाओगे, 3 अक्ष में होता है, जैसे हमारा ये 3 अक्ष हो गया, देखो 3 अक्ष ऐसे। ठीक है, अब ये बराबर बराबर मान लो, अगर हम एक गेंद ले लें, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे हो, इधर की भी त्रिज्या उतनी, उधर की भी हो, इधर की भी त्रिज्या उतनी ही रहे, तो बराबर बनाओगे तो एक बराबर गोला बनेगा, नहीं बनेगा? बराबर गोला बनेगा ना। लेकिन मान लो अगर बहुत ज़्यादा विशाल होने लगता है तो एकाक्ष अक्ष थोड़ा सा जरा सा छोटा हो जाएगा। तो जरा सा छोटा होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत जरा सा हो रहा है तो ज़्यादा अंतर होगा, तब तो दिक्कत है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो बहुत बड़े नाभिक हो जाते हैं उनका थोड़ा सा एकाक्ष कोई अक्ष छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो यही वाला थोड़ा छोटा हो गया तो एक अक्ष कोई, और एक अक्ष उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये मान लो थोड़ा सा एक अक्ष हमने बढ़ा दिया, तो बाकी अक्ष थोड़े से क्या हो जाएंगे, छोटे। तो एक अक्ष अगर बढ़ भी जाता है, जरा सा अगर बढ़ रहा है, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, उसको गोली ले, क्योंकि नाभिक तो ऐसे भी बहुत छोटा है। तो नाभिक की आकृति कैसी हो गई, गोली ही ली जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इतना हम रहने देते हैं इसमें। तो इसमें तीसरी टॉपिक आती है नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व देख लो फटाक से। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, नाभिक का घनत्व डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से,
हमने कहा द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? न्यूक्लियानों की संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? न्यूक्लियानों की संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और न्यूक्लियानों की संख्या किसे कहते हैं? न्यूक्लियानों में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की। अब रही बात कि अगर हमें ये कह दें कि न्यूक्लियान का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूक्लियान का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूक्लियान में दो हो गए ना, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब सभी न्यूक्लियानों के द्रव्यमान एक बराबर होंगे नहीं। प्रोटॉन का जरा सा कम होता है, न्यूट्रॉन का बहुत हल्का सा अधिक होता है। तो इसलिए जब न्यूक्लियान की द्रव्यमान की बात आती है तो हम औसत द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं? औसत द्रव्यमान लिया जाता है। और औसत द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणे 10⁻27 kg होता है। एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान औसत में कितना होता है? 1.67 गुणे 10⁻27 होता है। यह औसत द्रव्यमान है। चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, औसत में दोनों को ले लेते हैं। न्यूक्लियान का द्रव्यमान है। न्यूक्लियान समझा रहा है? न्यूक्लियान का मतलब हो गया न्यूक्लियस में रहने वाला। न्यूक्लियस में रहने वाला कौन हो गया? न्यूक्लियान हो गया। तो जो न्यूक्लियस हमारा जो होता है, सिंपल समझ में आ रही बात, यानी ए बराबर क्या हो गया? न्यूक्लियानों की संख्या। ठीक है, हम यहाँ निकालेंगे क्या, बताओ? घनत्व निकालना है। तो घनत्व के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान और आयतन। चलो हम पहले द्रव्यमान निकालते हैं, नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, किसी नाभिक का द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान। बताओ नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान के लिए सबसे पहले हमें एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान लेना होगा। ठीक है, प्रति न्यूक्लियान यानी एक न्यूक्लियान का प्रति न्यूक्लियान का औसत द्रव्यमान। क्या लेंगे? औसत द्रव्यमान। मान लो इसको हम यम से दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं इसको? यम से। ना सुनना, अगर मान लो हमने कह दिया कि इसमें द्रव्यमान संख्या हमारी 11 है, जैसे मान लो हमने कह दिया इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? 11 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 न्यूक्लियान है। क्या इसमें 11 न्यूक्लियान है? तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 11, यानी 11 न्यूक्लियान है। तो बताओ द्रव्यमान कैसे पता चलेगा? अगर हमें एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान पता हो तो हम 11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर इसके अंदर 11 न्यूक्लियान है, एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान पता हो तो किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 न्यूक्लियान हो जाएंगे। 11 न्यूक्लियान का द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ बता रही है? तो द्रव्यमान संख्या क्या बताता है? वह द्रव्यमान नहीं बताता ग्राम या केजी में। द्रव्यमान संख्या उसका नाम ही है, संख्या बताता है। वो सिर्फ ये बताएगा कि उसमें नाभिक में कितने कण हैं, हमारे नाभिक में कितने न्यूक्लियान हैं। द्रव्यमान संख्या सिर्फ यही बताती है, द्रव्यमान नहीं बताती। अगर द्रव्यमान निकालना है, हमने कह दिया किसी का कि इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है। क्या कह दिया हमने? द्रव्यमान संख्या 23 है। इसका मतलब उसका द्रव्यमान 23 हो, इस कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं है, नहीं है 23 नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें 23 न्यूक्लियान है। कितने उसमें? 23 द्रव्यमान संख्या मतलब 23 न्यूक्लियान है। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा? अगर एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान हमें पता हो तो हम 23 से क्या कर देंगे? गुणा। तो अगर हमें मान लो, हमने मान लिया कोई नाभिक है जिसमें एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान यम है। एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान कितना है? यम है। और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? ए है। अगर उसकी द्रव्यमान संख्या ए है तो इसका मतलब न्यूक्लियान की संख्या कितनी हो गई? ए हो गई। और एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान कितना है? यम है। तो हम बताओ एक न्यूक्लियान का जो द्रव्यमान होगा, औसत द्रव्यमान, इसमें किससे गुणा करेंगे? इसमें गुणा करेंगे न्यूक्लियानों की संख्या से। किससे गुणा करेंगे? न्यूक्लियानों की संख्या से। ठीक है, अगर किसी नाभिक का यानी न्यूक्लियस का द्रव्यमान चाहिए तो पूरे न्यूक्लियानों की संख्या उठाओ और उसमें एक न्यूक्लियान के द्रव्यमान से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास पूरे न्यूक्लियान है कितने? ए हैं। कितने हैं पूरे? ए। और सभी का द्रव्यमान कितना है? यम एम है। तो हम यम गुना कर देंगे। ये हो गया एक न्यूक्लियान का द्रव्यमान यम मान लिया हमने, और न्यूक्लियन संख्या क्या हो गई हमारी? ए हो गई। ठीक है, ठीक है। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा हमारा कितना? यम में हो गया। अब आ जाओ, इसमें द्रव्यमान हमारा निकल गया। ये हो गया नाभिक का द्रव्यमान यम बराबर। अब हमको क्या चाहिए? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नाभिक का आयतन कितना होगा? नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन नाभिक का आयतन हो जाएगा V बराबर, नाभिक को हमने कैसा आकृति दिया? गोली। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ? पाई आर क्यूब। अब बताओ आर का मान कितना होता है? ठीक है, यहां पे देखो, यहां रख सकते हैं 4/3 पाई। आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है R0 e⁻1/3 होता है कि नहीं होता? देख के बताओ। अभी जस्ट लिखे थे यहां पर R = R0 और e⁻1/3। यही R0 का मान हमने रखा है ना।
तो आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर की जगह रख सकते हैं आर जीरो ए की पावर 1/3। आर की पावर यहाँ 3 है तो यहाँ भी पावर क्या कर दिया जाएगा, 3 कर दिया जाएगा। ठीक है, नाभिक का आयतन हो गया, गोली हमने मान लिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का सूत्र होता है। आर बराबर कितना होता है, आर जीरो ए की पावर 1/3 होता है। ठीक है, अब देखो तो v बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया 4/3 पाई, इसको रखो 3 पावर, इसका क्यूब करेंगे तो जाएगा आर जीरो की पावर 3, और ए का जब क्यूब किया जाएगा तो पावर 1/3 और 3 कट जाएगा, इक्वल ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आ जाओ घनत्व इसमें निकाल लेते हैं। घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व हो जाएगा हमारा रो इक्वल टू द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना हो गया इसका, यम ए अपान v का मान कितना हो गया 4/3 पाई आर जीरो क्यूब ए से ए क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यानी घनत्व का द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान संख्या या उसी को और क्या कहते हो, न्यूक्लियानों की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, ये बटा का बटा है तो कहाँ जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 3m, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो रो बराबर हो गया 3m अपान 4 पाई आर जीरो क्यूब। यहाँ जितने सब के सब कांस्टेंट हैं, इसलिए हम यहाँ रख के मान निकाल सकते हैं। m का मान कितना हमने बताया था 1.67, एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान नहीं होता है 10⁻27 kg रख सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर 4 का मान क्या रखेंगे, 4 ही है, तो पाई का मान रख सकते हैं 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। आर जीरो का मान कितना निकाला था हमने, 1.2 लिया था अनुभाविक नियतांक, गुणे 10⁻15 मीटर, ये इसके मान हो गए। ठीक है, इसको मान रख के लगा लेना, मैं मान नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ रो बराबर आ जाएगा 2.3 गुणे 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब करके आ जाएगा। और ये देखो जल का होता है मात्र 1000 यानी 10⁻3, जल का कितना होता है, मात्र 1000 10⁻3 होता है। और इसका देखो 10⁻3 छोड़ो, 10⁻14 एक्स्ट्रा है इसके पास, यानी 1 के आगे 14 जीरो बढ़ाओ, इतना गुना अधिक है वो इसका घनत्व जल के हिसाब से, यानी बहुत ज़्यादा इसका घनत्व है, डेंसिटी। वैसे भी सेंटर में कोई भी हो, केंद्र में कोई भी हो, जैसे सूर्य ही हमारा है, इसका क्या है, इसका जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। घनत्व होने का मतलब इसकी डेंसिटी जब अधिक होगी तभी घुमाने की क्षमता रखता है। हमने एक बार बताया था कि हमारा पूरे जैसे सूर्य पृथ्वी को और 8 ग्रह है ना, मतलब 8 ग्रह टोटल हैं, टोटल 8 ग्रह, और कुछ ऐसे हैं जो इसमें बौने ग्रह हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसमें उल्का पिंड है, और भी कुछ ऐसे हैं जो कई इसमें समझ लो कि 200-400-500 इसमें उपग्रह हो गए, और भी सभी को घुमाता नहीं घुमाता है सूर्य। ऐसे ही कई सौरमंडल को हमारा कौन घुमाता है, आकाशगंगा। वो जब घुमाती तो उसका केंद्र हमने बताया था, इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी है कि 1 चम्मच अगर वहाँ का द्रव्य लेके आ जाओ चम्मच से, तो हमने क्या बताया, हमने कहा यहाँ के 20,000 हाथियाँ का भार भी उससे कम हो जाएगा। 20,000 हाथियाँ का पल्ला जो है ऊपर उड़ जाएगा, उसका 1 चम्मच नीचे बैठ जाएगा वो। ठीक है, इतना घनत्व तो होता है तभी वो घुमा सकते हैं। घनत्व मतलब मजबूती हो गई ना, कर एकदम पास होते हैं, एकदम घनिष्ठ होते हैं। तो ये नाभिक में घनत्व अधिक होने का रीजन, इतने कम जगह में अधिक द्रव्यमान पाया जा रहा है, यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉनों को घुमाने में एबिलिटी रखता है, घुमाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो सिंपल सा देख लो, वैसे अभी तक कभी इसको पूछा नहीं, लेकिन सिलेबस में है। ठीक है, तो सिंपल सा एकदम है। हम क्या निकालेंगे, घनत्व निकालना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हम पहले निकालेंगे नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, हम जानते हैं इसमें नाभिक में हमें एक ही चीज़ दी जाती है, किसकी संख्या दी जाती है, न्यूक्लियानों की संख्या या वही द्रव्यमान संख्या दी जाती है। ठीक है, हमने मान लिया न्यूक्लियानों की संख्या या द्रव्यमान संख्या ए दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा, हमने मान लिया कि एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है, यम है, मान लिया। तो बताओ पूरे का द्रव्यमान तब कितना हो गया, इसमें एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान यम है, पूरे न्यूक्लियन कितने हैं नाभिक में, ए हो गए। ठीक है, अगर 1 है तो वहाँ 1 यम, 2 होगा तो 2 एम, 3 है तो 3 एम। ऐसे अगर हमारे पास ए न्यूक्लियन हो गए तो ए एम हो जाएगा। ठीक है, एम से गुणा कर देंगे, ये पूरा द्रव्यमान हो गया। समझ में आ गया। अगर हमारे पास 11 न्यूक्लियन है तो हम 11 गुना कर देंगे एक न्यूक्लियन के द्रव्यमान का। अब आ जाओ आयतन निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह रख देंगे क्या, आर जीरो की पावर
1/3, यहाँ इसकी पावर 3 है, ये क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करते ही ये हमारा 1/3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 से 3। उसके बाद यहाँ रखो, यहाँ द्रव्यमान बटे इसको क्या कर देंगे आयतन, इसका मान ऊपर रखेंगे m का मान, और इसका मान रख दीजिएगा यहाँ नीचे, ये से कट गया, यहाँ सिंपल से हमारा एक फार्मूला बन गया है, बटा का बटा 3 है, ऊपर चला जाएगा, सिंपल ये फार्मूला है हमारा घनत्व का। लेकिन चूंकि इस घनत्व में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ये बता रही हो कि कि जितने भी नाभिक हैं सबका अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान रखो और यहाँ क्या रखो आणविक नियतांक, सब नियतांक ही है। इसका मतलब सभी नाभिकों का घनत्व लगभग क्या हो गया, बराबर ही हो गया। पास में आ गई, क्योंकि यहाँ देखो परमाणु क्रमांक के हिसाब से या परमाणु भार के हिसाब से नहीं निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है नहीं ना, ये फ्री निकला, एकदम स्वतंत्र निकल गया। तो इसका घनत्व हो गया जो कि कई गुना, देख लो जल के हिसाब से लोहा वा सब इसके आगे बेकार है, इतना ज़्यादा घनत्व है इसका। चलो एक सवाल बता दो, मान लो अगर जो द्रव्यमान है हमारा, दो नाभिक हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 है। द्रव्यमान संख्या का अनुपात कितना हो गया, 1:8 हो गया। दो नाभिक हैं, तो बताओ उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। R/2 क्या होता है कि नहीं है। तो यहां पे हम ले सकते हैं R1/R2 इक्वल टू A1/A2, लेने इसकी पावर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। बताओ दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 1/8 है, तो यहाँ 1/8 रख सकते हो, ये हो जाएगा 1/2। नहीं पता चला। जो हमारी त्रिज्या होती है वह द्रव्यमान संख्या के घनमूल के बराबर होती है। तो अगर ये 1:8 है द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान संख्या का अगर अनुपात है, दो परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात है अगर, तो त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 हो जाएगा, क्योंकि घनमूल के बराबर, 1 का घनमूल 1 ही रहेगा, 8 का घनमूल 2, इस सूत्र से निकलेगा। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि बराबर होगा R0 के, नहीं होगा। तो ऐसे दो त्रिज्या उठाओ, पहले त्रिज्या R1 मान लो, ठीक है, दूसरे क्या मान लो R2, तो पहले में भी हो जाएगा R0 और यहाँ A1 हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा R0/A2 हो जाएगा। R0 से R0 क्या होगा, कट जाएगा दोनों के लिए। नहीं समझ आ गया, देख लेना, इस पे सवाल आते हैं। इस पे सिंपल में बता दूं तो वैसे कभी तक थियरी नहीं कभी पूछा, लेकिन न्यूमेरिकल छोटे छोटे 1-2 नंबर में दे सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर पहले की त्रिज्या R1 है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R0 A1 की पावर 1/3। ऐसे दूसरा उठाओगे R2, तो उसके लिए हो जाएगा R2 बराबर R0 A2 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो R0 से R0 कट गया, तो इसको हटा ही दो। वैसे भी अगर प्रोपोर्शनल है यहाँ पे तो सीधे प्रयोग कर सकते हो, R1/R2 बराबर A1/A2 का सीधे इस्तेमाल कर सकते हो, सीधे इसका प्रयोग करो इसमें, A1/A2। नाभिक की संरचना देख लो, तो इसमें न्यूमेरिकल कुल पूछ सकता है, देख लेना उसको। इसमें पूछता क्या है मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछेगा नाभिक का वर्गीकरण ही पूछता है, और नाभिक का वर्गीकरण सभी पहले से पढ़े हो, समभारिक और समस्थानिक, ठीक है ना। तो उसको भी हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नाभिक की संरचना भी देख लो। सिलेबस में जो चीज़ें हम सब पढ़ाएंगे, भले पूछता हो चाहे ना पूछता हो, ठीक है। नाभिक की संरचना में, नाभिक की संरचना की बात करें तो नाभिक किससे मिलकर बना है, इसके बारे में हमारे जो है दो नियम यहाँ पे है, 2 अभिधारणा है। सबसे पहली जो अभिधारणा है वो गलत अभिधारणा है, पहले गलत कर दिया हमने। प्रोटॉन, पहले को कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। पहली जो परिकल्पना है यह मानती है कि हमारा नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले गलत हो गया है, क्योंकि हम तो जानते हैं चैडविक के बाद वाली पीढ़ी है हम लोग। चैडविक ने किसी खोज की थी, न्यूट्रॉन की, और जब हमें पता है कि खोज हो गई तो हम इस थ्योरी क्यों मानेंगे। तो पहला जो है ये इलेक्ट्रॉन पढ़ना तो है, मान लो पहले जब खोज नहीं हुई थी, इसका मतलब है सिंपल सी बात कि जब उसकी खोज नहीं हुई थी तब हम लोग इसको पढ़े थे। ये परिकल्पना कब आई थी, जब हमारा क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रॉन की खोज नहीं थी उस समय। तो इसके हिसाब से जो है नियम ये दिया गया था कि हमारे नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें
ये दोनों मिलकर प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है, प्लस ही प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन पे हमको लेक्चर देना, चुपचाप सुन लो, समझ में आएगा तो लिख लेना घर जाके। प्रोटॉन पे क्या पाया जाता है? आवेश, प्लस ही, तथा इलेक्ट्रॉन पे क्या पाया जाता है? माइनस ई आवेश पाया जाता है। ठीक है, देखो नाभिक की हम यहाँ पे हमें दोनों बात करनी है, हमें यहाँ बात करनी है नाभिक पे आवेश की और नाभिक पे द्रव्यमान की, दोनों संतुलित हो गया, काम खत्म है। तो इस परिकल्पना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर हमारा नाभिक बना होता है, या नाभिक में जो कण पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियन पाए जाते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पर प्लस ई धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई ऋणावेश होता है। ये दोनों मिलकर नाभिक के आवेश का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। नाभिक के आवेश का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। पहली चीज नाभिक के आवेश का निर्धारण हो गया। अब बचा क्या? नाभिक पे द्रव्यमान की। ठीक है, तो द्रव्यमान की बात को हमने पहले भी कहा था कि नाभिक के द्रव्यमान में अगर इनका जब द्रव्यमान लेते हैं तो चूंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही कम, यानी लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। तो ये आवेश हो गया, ये मिलकर नाभिक का आवेश बना देंगे, नाभिक का आवेश बनाएंगे। ठीक है, नाभिक का आवेश हो गया। अब आ जाओ, द्रव्यमान में प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया हमारा? नगण्य हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य हो गया। क्या हो गया? ये नगण्य हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ, हम द्रव्यमान में तब किसका द्रव्यमान केवल लेंगे? केवल प्रोटॉन का द्रव्यमान लिया जाएगा। किसका द्रव्यमान लेंगे? केवल प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी केवल प्रोटॉन ही जो है वह नाभिक के द्रव्यमान का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। और नाभिक के आवेश का निर्धारण कौन करेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर करते हैं। ये इस थियरी का नियम था, केवल नाभिक के द्रव्यमान को ही निर्धारित करेगा। नाभिक का द्रव्यमान इससे बनेगा, नाभिक का द्रव्यमान। अब देखो एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं हम, उदाहरण सुन लो। जैसे इसमें बताया गया कि अगर हम हीलियम को उठाते हैं, किसे उठाते हैं? उदाहरण के लिए अगर हम हीलियम को उठाएं, उदाहरण के लिए हमने उठा लिया हीलियम को, किडनैप कर लिया हीलियम को। ये अच्छी कौन है? हीलियम हो गया। ठीक है, अगर हम हीलियम को उठाते हैं तो हमें पता है कि हीलियम में कितने आवेश पाए जाते हैं नाभिक में? नाभिक का परमाणु क्रमांक बताओ, इसका हीलियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना था? 2। यानी इसके नाभिक में कितने पाए जाएंगे? ठीक है, तो यहां पे ये हो गया 2 और इसका भार कितना होता है? 4। सुना, भार इसका क्या होता है? 4। तो इस थियरी के हिसाब से द्रव्यमान कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉन। कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉन करता है। तो यहां पे बताओ प्रोटॉनों की संख्या तब कितनी हो जाएगी इसमें? प्रोटॉनों की संख्या, आखिर द्रव्यमान कौन बना रहा है? केवल प्रोटॉन। तो यहां प्रोटॉन कितने हो गए? 4 हो गया। 4 प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन संख्या कितनी हो गई? 4 है। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं है? नाभिक का द्रव्यमान कौन निर्धारित करेगा? प्रोटॉन। तो यहां नाभिक का द्रव्यमान 4 है, तो 4 कौन हो गया? प्रोटॉन। अब आवेश देख लो नाभिक का, यहां पे नाभिक का आवेश देख लो, आवेश, नाभिक का आवेश 4 प्रोटॉन है तो 4 प्लस तो रहबे करेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, +4 ये हमने लिख दिया। यह किसका आवेश हो गया? प्रोटॉन का। तो अगर 4 प्रोटॉन है तो +4 ही रहबे करेगा। अब बताओ हमें कितना आवेश चाहिए? यहां पर नाभिक में कितने जो आवेश चाहिए? 2 चाहिए। तो यहां पे -2 ही रख दिया, यानी हम मान लिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आवेश इसका घटा के 4 से क्या कर देंगे? 2 कर दिया इन्होंने। पूरी थियरी उल्टी पुल्टी कर दी इन्होंने। एक बार फिर से सुन लो। इन्होंने इसमें इस परिकल्पना के अनुसार हमारा नाभिक में क्या पाया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है? +E आवेश होता है, तथा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? -E आवेश होता है। अतः ये दोनों मिलकर नाभिक पर आवेश का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। नाभिक की आवेश का निर्धारण करते हैं, नाभिकीय आवेश का निर्धारण करते हैं। अपने हिसाब समझ लो, नाभिक के आवेश का निर्धारण दोनों मिलकर करते हैं। अब आ जाओ, द्रव्यमान लेते हैं तो द्रव्यमान में प्रोटॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम, अर्थात नगण्य होता है, यानी सीधे लिखो नगण्य होता है। अतः केवल प्रोटॉन ही नाभिक के द्रव्यमान का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम हीलियम लेते हैं, हीलियम हमारा 2He4, जिसमें धनावेश कितना पाया जाता है? +2 ही पाया जाता है। और नाभिक का द्रव्यमान कितना हो गया? 4। यहाँ न्यूक्लियन कितने हो गए? 4। तो अतः यहाँ पे जो इसका जो द्रव्यमान संख्या है कितनी हो गई इसकी? 4। तो इसलिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि द्रव्यमान का निर्धारण केवल कौन करेगा? केवल प्रोटॉन करता है।
तो 4 हो गया। अब इस पे नाभिक पे आवेश, तो 4 प्रोटॉनों का आवेश कितना हो गया, +4 ही। और वास्तव में इस पे कितना नाभिक पाया जाता है, 2 आवेश पाए जाते हैं, 2 धनावेश। हीलियम में 2 ही धनावेश पाया जाता है, तो 2 धनावेश पाया जाता है। बताओ 4 धनावेश में से 2 धनावेश कैसे बचेगा, जब 2 ठे माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जिसके कारण कुल आवेश नाभिक का क्या हो गया हमारा, +2 ही हो गया। कुछ समझ में आया उदाहरण के साथ इसको? ये थ्योरी बना के अपने से लिख लेना, उदाहरण भी लिख सकते हो, ठीक है? जल्दी बोलो। देख लो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना सिंपल सा है। ये जो संरचना दी गई है यह 2 घटनाओं पर आधारित है। जैसे हमारा जो रेडियो एक्टिव विघटन है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके आधार पे है। लेकिन जब चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। सिंपल सी बात है, जो इसके पहले की जो थियरी है वह चैडविक ने जो न्यूट्रॉन खोजी थी उसके पहले की रही होगी, क्योंकि उसके पहले 2 ही कण मिले थे। कौन से कण, धनात्मक कण प्रोटॉन और ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब चैडविक ने खोज कर दी, यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखोगे, चैडविक के न्यूट्रॉन खोजने के पश्चात चैडविक ने बताया कि नाभिक के अंदर एक ऐसा कण है जो विद्युत उदासीन है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव्यमान उसका लगभग क्या है, प्रोटॉन के बराबर ही है। द्रव्यमान क्या लगभग प्रोटॉन के बराबर ही है। अतः जो नाभिक का आवेश है, नाभिक का आवेश, धनावेश जो है नाभिक का आवेश कहो, या जो नाभिक का धनावेश है वह केवल कौन निर्धारित करेगा, केवल प्रोटॉन के बराबर होगा। नाभिक का जो आवेश है वह बराबर होगा प्रोटॉनों के आवेशों के। किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों के आवेशों के बराबर होता है। प्रोटॉनों का आवेश, नाभिक का जो आवेश होता है वो सीधे किसके बराबर हो गया, प्रोटॉनों के आवेशों के बराबर हो गया। क्योंकि उन्होंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन धनावेश पाए जाते हैं, उसके अलावा जो एक अलग प्रकार का कण पाया जाता है वो उदासीन होता है, तो आवेश में उसकी गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। लेकिन वो द्रव्यमान में बराबर रखता है, यानी जब नाभिक का जब द्रव्यमान निकालेंगे, नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या हम निकालें, द्रव्यमान संख्या, नाभिक का द्रव्यमान संख्या जब निकालेंगे, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या में हम किसको लेंगे, इस प्रोटॉन का द्रव्यमान तो लिया ही जाएगा, इसके साथ साथ हम किसको लेंगे, जो न्यूट्रॉन खोज रहे हैं उसको लेंगे। न्यूट्रॉन जो इन्होंने खोजा था, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी लेते हैं, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी लिया जाता है। और इन्हीं की संख्याओं को मिलाकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसको न्यूक्लियानों की संख्या भी कहते हैं, इन्हीं को न्यूक्लियान कहते हैं, ठीक है। तो चैडविक ने सामूहिक रूप से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को मिला के क्या कहा, इसी को उन्होंने न्यूक्लियान कहा। और कहा कि जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल मिला के टोटल संख्या पाई जा रही है, उसी को उन्होंने न्यूक्लियानों की संख्या कहा। और इसको इन्होंने ऊपर दर्शाया, तत्वों में कहाँ दर्शाया इन्होंने, तत्वों के प्रतीकों के ऊपर दर्शाया। और जो प्रोटॉनों की संख्या थी जो केवल आवेश को व्यक्त करती है, उसको नीचे दर्शाया इन्होंने। यानी यहाँ पे जैसे उदाहरण देके उसमें लिख सकते हो, जैसे उदाहरण में हीलियम के लिए 2He4 लिख रहे हैं, अर्थात नाभिक में 2 धनावेश पाए जा रहे हैं। और 2 धनावेश का तात्पर्य किससे है, 2 प्रोटॉनों की संख्या से है, ठीक है। और ऊपर यहाँ हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है, जो प्रतीक He के ऊपर हम 4 लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारे नाभिक में 4 न्यूक्लियन पाए जाते हैं, जिनमें से 2 पहले से ही क्या हमारा है, प्रोटॉन हो गया है, 2 प्रोटॉन धनावेश हो गए पहले से। बचे कितने, शेष 2 कौन होंगे, वो न्यूट्रॉन होंगे, जो आवेश में भागीदारी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उदासीन है, परंतु द्रव्यमान में भागीदारी ले रहे हैं। बस सिंपल सी थियरी हमारी है, समझ में आ कि नहीं है। और न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालनी है तो इन्होंने बताया था कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तत्व का प्रतीक हमारा क्या होता है, तत्व का प्रतीक मान लो अगर हमने x से दिखाया तो हमारा द्रव्यमान संख्या A, ये होगा परमाणु क्रमांक Z। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि Z जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक संख्या, ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। यही होता है नाभिक में धनावेशों की संख्या, नाभिक में धनावेशित कणों की संख्या, वेशित कणों की संख्या, धनावेशित कण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। और A बराबर क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियनों की संख्या।
ठीक है, यानी A बराबर हो जाएगा हमारा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी? न्यूट्रॉनों की संख्या या उदासीन कणों की संख्या बराबर ये हो गया जेड। ये हमारा प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? जेड। तो ये जाएगा जेड को इधर लेके आओ, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ए माइनस जेड। इस पे सवाल भी छोटे मोटे आ सकते हैं, इस चैप्टर एकदम आसान है, 9-10 में पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो सिलेबस में तुम्हें रिवीजन करना है ना, सिंपल सा है। मान लो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दिया तो द्रव्यमान संख्या में से इसको घटा दो, जेड को घटा दो, सिंपल सा। समझ में आ गया? ये हमारा नाभिक में धनावेशों की संख्या है और ये नाभिक में धनावेश और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है। तो न्यूट्रॉन निकालो तो घटा दो, सिंपल सा, इसको नोट कर लो, एकदम कुछ बताना तो है नहीं इसमें। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देख लो फटाक से। इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समभारिक और समस्थानिक। ठीक है ना? पहली चीज़ आ जाओ उसमें, क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं परमाणु क्रमांक, इसमें हमारे 3 ही चीज़ पाई जाएगी, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और एक आ गया उसमें नया क्या, न्यूट्रॉन। इन्हीं के आधार पे 3 मुख्य रूप से इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। बाकी तो मान लो नाभिक को, वैसे नाभिक का करें, नाभिक का वर्गीकरण 3 ही कैटेगरी में होता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समस्थानिक और समभारिक है। सबसे पहला आ जाओ इसमें समस्थानिक। समस्थानिक में जिसको स्थान समान दिया जाए। बताओ आवर्त सारणी में जो स्थान दिया गया है वह किसके आधार पर दिया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो समस्थानिक का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक समान, समान स्थान देंगे तो समान स्थान उसी को देंगे जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, उसी को कहते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब हो गया, उसमें परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। तो इसे हम लोग सम प्रोटॉनिक भी कह सकते हैं, सम प्रोटॉनिक, सम प्रोटॉनिक भी इसको कह सकते हैं, सम प्रोटॉनिक भी इसको कहा जा सकता है। बात समझ नहीं आई? सम प्रोटॉनिक भी इसको कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में आइसोटोप्स, ठीक है, आर, इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोटॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक। अब ध्यान से सुन लो, अगर किसी में प्रोटॉनों की संख्या समान हो गई, यानी समस्थानिक, यानी एक उसका परमाणु क्रमांक बराबर हो गया, उसको स्थान भी हमने एक ही दे दिया, तो क्या वो तत्व अलग अलग हो सकता है? नहीं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक एक ही होता है। लोहा भले ही अपना रूप कितना भी बदल ले, पर उस तत्व का हम परमाणु क्रमांक नहीं बदलते हैं। तो ये हमारा जिसकी भी बात होगी यह एक ही तत्व के लिए होगी। किसके लिए होगी? एक ही तत्व के लिए। अगर एक ही तत्व हम लेते हैं, कोई एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु हमने उठा लिया, विभिन्न परमाणु हमने उठा लिया, एक ही तत्व का हमने क्या उठा लिया? विभिन्न परमाणु उठाया, और उसका परमाणु क्रमांक क्या मिल गया? समान मिल गया, लेकिन भार क्या मिल गए? अलग अलग। तो अगर परमाणु क्रमांक समान मिल गया यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो गई, यानी बदल रही है किसकी संख्या? केवल न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। यदि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक क्या हो जाए? समान हो जाए, या ऐसे कह दो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाए, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न हो, या द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, तो उसे हम लोग समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। समझ में आ गया नहीं है? तो एक लाइन उसमें सिंपल से लिख लो, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? जेड हमारा क्या होगा? समान, परमाणु क्रमांक क्या हो गया? समान, ये क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। बस यही 2 चीज़ याद करनी है। पहली चीज़ इसको याद करना है, दूसरी चीज़ इसको, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होंगे वो, क्योंकि जब जेड समान हो गया तो तत्व एक ही हो गया हो, अलग अलग तत्व नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो इसमें एग्जाम्पल में 1H1, 1H2, 1H3। अब बताओ हाइड्रोजन ही है कि नहीं है?
परमाणु क्रमांक सबका बराबर है, लेकिन द्रव्यमान बदल गया। क्लोरीन उठा लो, Cl 17 35 कर लो, क्लोरीन 17 37 कर लो, होता है कि नहीं होता है। यूरेनियम उठा लो, यूरेनियम क्या होता है 92 होता है यूरेनियम। इसमें एक 235 भी होता है, एक 236 और 37 और 38 भी पाए जाते हैं। तो बताओ तत्व तो वही है, यूरेनियम कह के बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हम। तो समस्थानिक हमारे हमेशा एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होते हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी विशेषता देख लो फटाफट, कल हम इस पर एक बार फिर देख लेंगे विशेषताएं। कुछ दिक्कत है तो बताओ इसमें। एक ही तत्व के जब विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान हो, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाए भिन्न भिन्न हो जाए, तो उन परमाणुओं को हम क्या कहेंगे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, समस्थानिक कहते हैं या समप्रोटानिक कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी, सबसे पहली विशेषता ये हमारा क्या है, इसका समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक बराबर है, तो आवर्त सारणी में कहाँ रखेंगे इसको, एक ही जगह रखेंगे। कहाँ रखेंगे इसको, एक ही जगह रखा जाएगा। अगर इसको एक ही जगह हम रख रहे हैं, पहली चीज़ तो एक गुण हो गया कि इसका परमाणु क्रमांक समान होने के कारण हम किसके आधार पर रखे हैं इसको आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसको हम परमाणु क्रमांक के आधार पर ही रखते हैं। पास में आ रही है, तो इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे आवर्त सारणी में, एक ही स्थान पर रखेंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग नहीं है। परमाणु क्रमांक अलग अलग जब होगा तब ना उसको हटा के रखेंगे दूसरी जगह पर, तो आवर्त सारणी में इनका एक ही स्थान हो गया। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, जब इनका परमाणु क्रमांक समान है, एक ही स्थान पर रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं इनके, समान होते हैं। बात सुनाई नहीं आई। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें जान लो कि इनका जो रासायनिक गुण है वो तो टोटली एकदम समान होता है। और रासायनिक गुण अगर समान हो गया तो कभी भी, रासायनिक गुण समान होने के कारण इसको हम कभी भी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा पता नहीं कर सकते कि हमने क्रिया करवाई किससे है। पहला चीज इसमें क्या याद रखो कि हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से इसको आवर्त सारणी में हमने कहाँ रख दिया, इसको एक ही स्थान पर रख दिया, इसका स्थान वही हो गया। दूसरा चीज, जब हमने एक ही स्थान पर रख दिया तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो गए, एक समान हो गए। इसका मतलब है कि एक समान हो गए। तीसरी बात, अगर इसका रासायनिक गुण समान है तो फिर बताओ रासायनिक अपक्रिया करा कभी जान कर पाएंगे कि इसमें क्लोरीन कौन सा 1735 वाला 1737 वाला है, कभी नहीं, क्योंकि रासायनिक गुण इसके समान है। जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा। तो हम रासायनिक अपक्रिया के द्वारा कभी भी पता नहीं कर सकते कौन सा समस्थानिक है ये। उसके लिए हम द्रव्यमान से ही पता कर सकते हैं, यानी एक तरह से भौतिक गुण के द्वारा पता किया जा सकता है। बात नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण के द्वारा कभी कतई पता नहीं किया जा सकता कि कौन सा यहाँ पे है। जैसे यही रासायनिक गुण के द्वारा कभी पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा है ये। उसका रीजन क्या है, क्योंकि समस्थानिक होने की वजह से, परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या हो गए, रासायनिक गुण तो टोटली समान हो गया। समझा गया। अगला चीज लास्ट एकदम, इसमें क्या होता है इसमें जो कुछ हमारे जो होते हैं, जैसे इसको इन दोनों को उठा लो, कई इसमें पाए जाते हैं। एक तत्व के कई समस्थानिक होते हैं, परंतु उसमें से कुछ ही अस्थाई होते हैं, सभी अस्थाई नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी किसी क्षण बन जाते हैं, पर अस्थाई कुछ ही होते हैं। और खास करके अस्थाई इन तत्वों में, जैसे हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, ये कम अस्थाई होता है, और ये तो एकदम ना के बराबर है, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। जो प्रोटिनियम है हमारा, प्रोटियम, यह हमेशा पाया जाता है, अस्थायी तौर पे है, लेकिन कम, और ये तो एकदम ना के बराबर है। तो जो समस्थानिक होते हैं सभी अस्थायी नहीं होते। 4 इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे हाँ हमने बताया ना कि कुछ ही अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी नहीं होते वो क्या करते हैं, तब वो रेडियो एक्टिव का काम करते हैं। जैसे हमारा अगर हम एक कार्बन को उठा लो, 6C क्या होता है हमारा कार्बन, 6C12 सभी जानते हो, और 6C14 भी होता है। लेकिन हम चर्चा अधिकांश किसकी करते हैं, इसकी। क्लोरीन में अधिकांश बात किसकी करते हैं, 17C35 की, क्योंकि यह अस्थाई है, इसमें ये भी अस्थाई है। तो बाकी क्या करते हैं, ये बाकी होते हैं रेडियो एक्टिव, इनके अंदर गुण पाया जाता है। इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, यानी ये अपने आप भार बदल लेंगे, पता नहीं चलेगा। तो रेडियो एक्टिव गुण वाले हैं ये। ठीक है, अगला फटाक से सिम देख लो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरा इसमें क्या आता है हमारा समभारिक। क्या होता है इसमें, समभारिक होता है। समभारिक, समभारिक किसे कहेंगे,
जिसका भार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब ये समान होगा, दोनों समान नहीं करेंगे, नहीं तो एक ही चीज हो जाएगी। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न। अगर परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया तो बताओ तत्व अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। ये परिभाषा के समय हम लोग ये चीज ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया तो तत्व क्या हो गए, भिन्न। तो यहाँ हम तुरंत एक तत्व नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के, क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है। उसमें क्या लिखा हमने, एक ही तत्व लिखा, क्योंकि उसमें जेड समान था। अब जेड भिन्न भिन्न होगा, तत्व अलग अलग हो, तो इसमें लिखेंगे जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के, या ऐसे लिखोगे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न हो ही गया। जिसके द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए, हमारी समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। समान भार वाले क्या कहते हैं उसको, समभारिक। लिखोगे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें समभारिक कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया, सिंपल से एकदम। यानी इसमें बस यहीं से क्लियर हो गया। इसमें उधार देना हो तो हम उठा सकते हैं, जैसे हम लगभग में उठा सकते हैं, नियान उठा लो, ठीक है, नियान उठा लो, नियान नहीं आर्गन उठाओ। आर्गन कितना होता है, आर्गन लगभग होता है ये 18-40 लगभग होता है, और कैल्शियम भी लगभग होता है 20-40 होता है, देख लो। इसका परमाणु क्रमांक 20, इसका 18, देखो अलग अलग तत्व हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन भार दोनों के क्या है, बराबर है। 4 हो गया, ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। देखो परमाणु क्रमांक भिन्न है तो तत्व हमारा भिन्न भिन्न हो गया। इसको हम कहेंगे आर्गन, तो इसको कहेंगे कैल्शियम, लेकिन देखो भार इसके क्या है, समान है। बात में आ गई, एकदम क्लियर हो गया नहीं हो गया। इसकी विशेषता देख लो, एकदम आसान है। इसकी विशेषता देख लो, सबसे पहली विशेषता वहीं से उठाओ, इसके परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो जब इसको हम लोग सम न्यूक्लियानिक भी कह सकते हैं, देखो, ठीक है, न्यूक्लियन इसमें बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर हो गया ना। अब पहला विशेषता देखो, परमाणु क्रमांक क्या हो गया, भिन्न। तो जब परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया तो बताओ इसको आवर्त सारणी में हम कहाँ रखेंगे, एक ही जगह रखेंगे, अलग अलग, क्योंकि आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वालों को भिन्न भिन्न जगह रखा जाता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर रख ही रहे हैं, बढ़ते क्रम में रखते जाते हैं। पास में नहीं है, तो आवर्त सारणी क्या होगी, इसको आवर्त सारणी में इसको अलग अलग स्थान देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसी से फिर बात करो, जब इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया तो हमारा जो गुण होता है किसी का रासायनिक गुण, वो किसके अनुपाती होता है, वो किस पे निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पे। जब इनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो गए तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, असमान या भिन्न भिन्न होंगे। रासायनिक गुण भी क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। बात में आ रही है। अगर द्रव्यमान संख्या इनकी बराबर है तो कुछ हद तक द्रव्यमान हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का भौतिक गुण मिलेगा, पर भौतिक गुण केवल द्रव्यमान से ही नहीं डिपेंड करता है, तो भौतिक गुण भी इसका अलग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। पहली चीज क्या हमने बताया, इसमें ये भिन्न होने के कारण और सारे में इसका स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न। दूसरा, ये भिन्न है इसलिए रासायनिक गुण भी क्या होगा, भिन्न होगा। तीसरी बात, अगर भले ही द्रव्यमान बराबर हो गया लेकिन इसमें मूल कण हमारा मुख्य रूप से कौन लिया था नाभिक में, प्रोटॉन, वो तो खुदा असमान है। बात में आ रही है। तो प्रोटॉन, इसमें जो संख्या होती, तीसरा ध्यान देना, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है इसमें, इसलिए भौतिक गुण भी इसका मैच नहीं करेगा, भौतिक गुण भी असमान होता है। और लास्ट में चौथा, इसमें उठा क्या लिखोगे, इसमें 3 तो बहुत है, सब तो बता दिया हमने, 4 का 3 बना दिया, ध्यान दो, ठीक है, सभी हो गया। इसमें हमने इसी में दोनों बता दिया, भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है, और हमने क्या बताया, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या भिन्न भिन्न होती है, बस दोनों का योग बराबर होता है। पहले में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर उतना होगी टोटली जितना होगी दूसरे में, है कि नहीं है। लेकिन ये अलग अलग संख्या में होते हैं, ये बराबर नहीं होता है। अगर पहले का प्रोटॉन दूसरे के प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भले ही द्रव्यमान बराबर था, द्रव्यमान मतलब
कुल न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती है इसमें, लेकिन न्यूक्लियन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। वो अलग अलग बराबर नहीं होते हैं। पहले का प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, पहले का न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई तो जेड क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो इस बात का यहाँ ध्यान देना। चारों बस हो गए इसमें, रहने दो, ठीक है। तीसरा पूछा नहीं जाता, इसलिए देख लो, शॉर्टकट में छिड़काव कर दिया जाए, ठीक है। हम अपने गुरु के साथ जा रहे थे, एक लोग दावत मिली थी, एक मुस्लिम थे, मुस्लिम लड़का हम लोग पढ़ता था, बहुत रिक्वेस्ट किया। हम लोग उस समय पढ़ा रहे थे, उस समय वो 11 में पढ़ रहा था, तो मैं उसको 11 में पढ़ा रहा था और 12 में खुद पढ़ रहा था। तो हम लोग दोनों लोग सर लोग थे, गुरु चेला जा रहे थे। तो वो कहे दिवाकर जाएगा तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ? सुनो, जब वहाँ हम गए, शांत रहो, जैसे हम लोग गए तो हम कह रहे हैं कि सर हम तो नहाए नहीं जा रहे, घर से नहा के आएंगे। तो वो कह रहे हैं हमारा हिंदू धर्म सबसे बेस्ट धर्म है, इसमें हर टेक्निक के लिए शॉर्टकट बना है, मैं ही बता रहा हूँ। तो वो कहे काम को, चलो हम कैसे शॉर्टकट नहाए नहीं तो कैसे शॉर्टकट नहान होगा? चलो हम कहे चलो तुमको हम कौवा नहान दिखाते हैं, ठीक है। हम कहे इतना तो जानते नहीं थे। उसके बाद गए, कहे नल चलाओ, नल चलाया, वो ऐसे पानी उठाया, ऐसे 2 बार ऐसे घुमाए, ऐसे उठा फेंक दिए, कहे एक बार फिर चलाओ, फिर चलाया, ऐसे 2 बार घुमाए, फेंके, कहे हो गया स्नान। हम कहे सर ये सबसे बेटर स्नान है। इसमें देख लो थोड़ा सा तेजी से, सम न्यूट्रॉनिक, ये पूछता नहीं लेकिन जान लो, सम न्यूट्रॉनिक देख लो। सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हो? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब सुन लो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इसके साथ साथ एक चीज और लिखोगे कि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, ठीक है। नहीं तो प्रोटॉन बराबर हो गए तो क्या बराबर हो जाएगा? यहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर जाएगा, ठीक है। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं उसको? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, बस इतना याद रख लो। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही जान जाओगे। आइसो न्यूट्रॉन्स, इसमें जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण देना हो तो सीधे देखो 2He4 एक उठा लो, देखो ध्यान से, ये प्रोटॉनों की संख्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर हैं, तो 4 में से 2 प्रोटॉन को घटा दो, कितना बचा? 2 न्यूट्रॉन बचे कि नहीं बचे? अब उठा लो हाइड्रोजन को, 1, यहाँ 3 कर लो, देखो दोनों घटाओ, ये हमारा टोटल द्रव्यमान हमारा 3 है, उसमें से एक क्या है? प्रोटॉन है। तो इसमें से एक प्रोटॉन को घटा दो, कितने बचे? 2 न्यूट्रॉन इसमें भी है, 2 न्यूट्रॉन इसमें भी है। ये हमारा उदाहरण हो गया सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया उदाहरण। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या समान, देख लो इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 3 माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? n बराबर A माइनस जेड होता है। क्या होता है? माइनस जेड। इसमें इसको घटाओ 2 आएगा, इसमें इसको घटाओ 2 आएगा। तो ये दोनों हमारे हो गए सम न्यूट्रॉनिक। पूछा नहीं जाता, दो ही पूछे जाते हैं पीछे वाले। अब